हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको याद ही है कि कनिष्ठ लेखाकार, आरएस ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की सीरीज लेकर वन लाइनर में आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन से रूबरू कराने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यानी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। भारत के प्रथम दूर संवेदी उपग्रह का नाम क्या है? यानी भारत के द्वारा जो पहला दूर संवेदी उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IRS फर्स्ट ए। IRS फर्स्ट ए। उसके बाद वो सेकंड चलते हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यानी भारत का जो फर्स्ट उपग्रह था संचार केंद्र वाला, वो कहाँ पर स्थापित किया रखा है? तो ये महाराष्ट्र के आवी में स्थापित किया गया है। यानी भारत का प्रथम संचार तो आप जानते हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, जैसे आपके फोन होते हैं, आपका मोबाइल होता है, तो ये सभी आपके संचार के साधन है जिनके थ्रू अपन एक दूसरे को मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, कोई भी सूचना दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो ये इसके आपको भी पता होगा कि ये सब फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इनके लिए अपने जो टावर बने होते हैं ये एक प्रकार के फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने का ही काम करते हैं। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह कहाँ पर स्थापित कर रखा है? महाराष्ट्र के आवी क्षेत्र में कर रखा है। चलिए नेक्स्ट करें। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? यानी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, यानी भारत की वो पहली महिला का नाम बताना है आपको जो अंतरिक्ष में वैज्ञानिक है। उनका नाम था सविता रानी। भारत की वैज्ञानिक है ये सविता रानी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष में एक बार नजर आता है? हेली पुच्छल तारा ऐसा तारा होता है जो 76 वर्षों में एक बार नजर आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में सन 2062 में दिखाई दे सकता है ये, क्योंकि ये 76 साल में दिखाई देता है एक बार, तो ये आपको 2062 के अंदर आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसरो किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास के रूप में कार्य करता है? आपको तो याद ही होगा इसरो जो है वो स्पेस रिसर्च से है, यानी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो ऑब्वियसली इनको जो अपने काम करने होंगे वो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ही करने होंगे। स्पेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस डिपार्टमेंट है, उसी के अधीन इनको अपने सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हमसे यही पूछा गया है कि इसरो किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के कार्य करता है? तो ये किसके अंतर्गत अपने सारे काम करेगा? अंतरिक्ष विज्ञान के विभाग के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखो। पृथ्वी की आयु निर्धारण कौन सी विधि से होती है? तो ये आएगा यूरेनियम डेटिंग। देखो आपने देखा होगा, आप लोग कई सारे क्राइम शो वगैरह भी देखते हैं टीवी मूवीज में, जहां पर जो कोई भी जैसे मान लो बॉडी मिली है तो उसके बारे में पता लगाया जाता है कि ये लाश कितनी पुरानी होगी। इसी तरह चलो इतना पुरानी बात नहीं करें, एक सेकेंड। चलिए, तो देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे अब अपन को ये पता है कि आज से करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। तो हमें कैसे पता चला कि डायनासोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्योंकि करोड़ों साल पहले तो हम लोग कोई जिंदा ही नहीं थे। फिर आज हमें कैसे पता चला कि करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे और उनकी जो उम्र मतलब करोड़ों साल पहले हुआ करते थे, या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? तो इसके लिए क्या होता है कि साइंस के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की विधियां चलती है, जिसमें एक तो होती है कार्बन डेटिंग होती है, फॉसिल डेटिंग होती है, यूरेनियम डेटिंग होती है। तो अलग अलग डेटिंग से वो जो भी आपको कंकाल मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उन जीवाश्मों के अंदर पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि वो जो भी कंकाल तंत्र आपको मिला है वो कौन से एनिमल का या कौन से जीव का है, और वो कितने साल उसकी उम्र होगी, कितने साल पहले वो मर चुका है। और इसी के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है
एनिमल है, कोई भी कोई इंसान की लाश मान लो, तो कितने सालों पहले उसकी मौत हो गई होगी, कितने दिनों पहले उसकी मौत हो गई होगी। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग, फासिल डेटिंग, इसके अलावा यूरेनियम डेटिंग है। तो जो पृथ्वी की उम्र है, पृथ्वी की जो आयु है, उसका निर्धारण जिस विधि से किया जाता है उसे कहते हैं यूरेनियम डेटिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो आपको पता होगा कि ये तो अभी हमारे कुछ सालों पहले हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, अभी तो इनकी मृत्यु हो गई है। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, यानी जय विज्ञान का नारा किन्होंने दिया था? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि ये भी विज्ञान को लेकर बहुत ज्यादा समर्पित थे। इन्होंने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जय विज्ञान का नारा दिया था। तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने विज्ञान का नारा दिया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। जो नेक्स्ट चलते हैं, रूस के प्रथम स्पेस शटल का नाम क्या है? यानी जो अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम क्या है? कोलंबिया। अमेरिका की राजधानी भी कोलंबिया है, आपको याद होगा। तो इसलिए अमेरिका का जो प्रथम स्पेस शटल है उसका नाम क्या है? कोलंबिया। चलिए नेक्स्ट चले, भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो देखो, भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। देखो, आपको पता ही होगा कि पहले काफी सालों पहले तक हमारे भारत के अंदर के पास खुद के रॉकेट नहीं थे, और खुद के रॉकेट नहीं होने की वजह से जब भी हमारे इंडिया को अपना सैटेलाइट लॉन्च करना होता था तो हमें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी, जैसे रूस की, फ्रांस की, जर्मनी की, जापान की मदद लेनी पड़ती थी। तो इस मदद के चक्कर में एक तो जिस टाइम पर हम लोग हमारे यान प्रक्षेपित करने वाले होते थे, यानी सैटेलाइट भेजने वाले होते थे, उस टाइम पर वो स्पेस में जा ही नहीं पाता था, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड थे। दूसरी बात, दूसरे देश को से जब अपन हमारा यान प्रक्षेपित करवाएंगे तो उन्हें काफी मोटी रकम भी देनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियली दूसरे देश हमारे देश का कोई भी सैटेलाइट भेजने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लिया करते थे, और इसी वजह से भारत का पैसों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और उसके साथ ही जो टाइमिंग दी जाती थी, भाई इस टाइम पर इसको भेजा जाएगा, वो हमेशा ही लेट हो जाती थी। लेकिन हमारे, आपको याद होगा, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंटिस्ट भी है, उनके इसरो में आने के बाद में उन्होंने, पहले वो नासा में काम करते थे, उसके बाद जब वो इसरो में आए तो उन्होंने इसरो में आने के बाद में अपनी जो भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसको और भी बढ़ावा देने के लिए साइंस के फील्ड में बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, और उन्होंने अपने यहाँ पर खुद के रॉकेट लॉन्च करे। और वो रॉकेट लॉन्च करने की वजह से आज हमारा भारत खुद अपने यान यहाँ से प्रक्षेपित तो कर पा ही रहा है, साथ में हम लोग दूसरे देशों के यान भी यहाँ से सक्सेसफुली प्रक्षेपित कर पा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें हमारा दूसरा फायदा क्या हुआ? देखो, पहला फायदा तो ये होगा कि हमें जब भी अपना खुद का यान प्रक्षेपित करना है तो हमारा देश खुद कर सकता है, जिस भी टाइम पे जिस भी वक्त करना हो तो कर सकता है। दूसरी बात ये कि अब हम दूसरे देशों के यान भेजकर इससे काफी मोटा पैसा भी कमा सकते हैं, यानी हमारे देश को फाइनेंशियली भी बेनिफिट हुआ है। हमारे खुद के रॉकेट लॉन्च होने की वजह से हमें फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जब अग्नि नाम का यंत्र, वो शस्त्र बनाया था, उसी टाइम के बाद से इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना गया। आपको याद ही होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनकी अभी 2015 में ही मृत्यु हुई है, उनको भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने ही भारत के अंदर मिसाइलों का प्रक्षेपण करने के लिए खुद ने मिसाइलें बनाई थी, और इसी वजह से उनका नाम भारत के इतिहास में बहुत गौरव से लिया जाता है, और साथ में उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम जब दूसरे देशों की सहायता से भेजा करते थे, तो हम भारत ने पहला उपग्रह रूस के कॉस्मोड्रोम नामक क्षेत्र से प्रक्षेपित किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? मौसम आप जानते ही हैं, जिससे हम मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें पता चल जाता है पहले से ही, 5 दिन बाद बारिश होने वाली है, अगले महीने आंधी तूफान रहेंगे, 3 दिन बाद ऐसा मौसम रहेगा, वैसा मौसम रहेगा, कल के दिन आज की तुलना में 1 डिग्री का टेम्परेचर कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, गरज के साथ छींटे रहेंगी, बारिश रहेगी। तो ये सारी मौसम की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है?
क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर मौसम संबंधित उपग्रह स्थापित कर रखे हैं और वो वहां से प्राप्त होने वाली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देते रहते हैं धरती पर, और इसी आधार पर हम ये पता लगा पाते हैं कि आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा रहेगा, आने वाले टाइम में मौसम कैसा रहेगा, सर्दी कब रहेगी, बारिश कब रहेगी, टेम्परेचर कब 1-2 डिग्री के बीच में वेरिएशन होता रहेगा। इसके साथ ही आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप सबकी आप अपन को प्री इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्री नॉलेज मिल जाती है। इसी के लिए मौसम उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर रखे हैं। तो भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कौन सा था? मेडसेट, जिसे बाद में नाम क्या दे दिया गया? कल्पना फर्स्ट। जब कल्पना चावला भी, आपको याद होगा, अंतरिक्ष यात्री थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी प्लेन के क्रैश होने की वजह से। तो ये मेडसेट कल्पना फर्स्ट। अब रॉकेट से अंतरिक्ष में पहला जानवर, यानी देखो सबसे पहले, क्योंकि पहले जब अंतरिक्ष में जाने का जो प्लान सबसे पहले देशों ने किया होगा, तो उस टाइम देखो पता नहीं था कि अंतरिक्ष का माहौल कैसा है, अंतरिक्ष में इंसान जिंदा रह भी सकते हैं कि नहीं रह सकते, वहाँ पर कोई जहरीली गैसें हो सकती है। अब वहाँ का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली कैसा है कुछ भी पता नहीं था, तो इंसानों पर रिस्क नहीं लिया जा सकता था। इसीलिए सबसे पहले वहाँ पर एक अल्बर्ट नाम के बंदर को भेजा गया था, यानी सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर वहाँ पर, मतलब इसलिए नहीं था कि वो जानकारी प्राप्त करेगा, बंदर तो क्या जानकारी प्राप्त करेगा, लेकिन उसे इसलिए भेजा गया था ताकि ये पता लग सके कि उस एनिमल पर वहाँ के एनवायरनमेंट का कितना फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर सबसे पहले जो एनिमल भेजा गया था उसका नाम था अल्बर्ट नामक बंदर, यानी वो बंदर था एक जिसका नाम था एल्बर्ट। चलिए आज की क्लास